हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति विवेक डेली अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं जो करंट अफेयर पे बेस्ड है और ये आपको विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम में मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह देश में नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? एक, दूसरा ऑप्शन है 2 ओनली, तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 and 2 एंड चौथा ऑप्शन है नाइदर 1 नॉट 2। तो इसका सही आंसर होगा बोथ 1 and 2 बोथ। जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, इसको हम CDSO भी बोलते हैं, कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है और यह देश में जो नई दवाएं होती हैं या फिर जो भी नैदानिक परीक्षण होते हैं उनकी अप्रूवल के लिए ज़िम्मेदार है और ये जो है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत कार्य करता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेबनान इज़ बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? फर्स्ट सीरिया, सेकंड इज़राइल, थर्ड टर्की। लेबनान किन देशों से घिरा हुआ है? सीरिया, इज़राइल, तुर्की। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। पहला 1 and 3 ओनली, दूसरा 1 to 3, तीसरा 2 ओनली एंड चौथा 1 and 2 ओनली। तो इसका सही आंसर होगा सीरिया एंड इज़राइल, क्योंकि आप जब लेबनान का मैप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो लेबनान है वो केवल सीरिया और इज़राइल से ही बॉर्डर्ड है। ओके, यहाँ पर हम आगे आपको मैप दिखाते हैं। ये देखिए, ये है लेबनान जो कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट में सीरिया से बॉर्डर्ड है एंड साउथ ईस्ट में इज़राइल से। ये मेडिटेरेनियन सी के बगल में है। टर्की जो है यहाँ पर नहीं है, तो 1 and 2 ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर carried out by the Geological Survey of India? Mineral prospecting and investigation, second offshore surveys, third natural hazardous studies। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां की जाती है? खनिज पूर्वेक्षण और जांच, दूसरा अपतटीय सर्वेक्षण, तीसरा प्राकृतिक खतरों का अध्ययन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, सेकंड ऑप्शन है 2 and 3 ओनली, थर्ड ऑप्शन है 1 and 3 ओनली एंड लास्ट ऑप्शन है 1 to 3। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है और इसके द्वारा तीनों ही कार्य किए जाते हैं। ये खनिज पूर्वेक्षण और जांच भी करता है, ये अपतटीय सर्वेक्षण भी करता है और ये प्राकृतिक खतरों का अध्ययन भी करता है। तो जो सही आंसर होगा वो 1, 2 एंड 3 तीनों होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यों और शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, यह शिकायतों में पूछताछ कर सकता है और बाल अधिकारों से वंचित करने और उल्लंघन से संबंधित मामलों के बारे में स्वतः संज्ञान नोटिस जारी कर सकता है। दूसरा, यह स्कूल के पाठ्यक्रम में बाल अधिकारों को शामिल करने, शिक्षकों या बच्चों के साथ काम करने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है। तीसरा, यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के नियंत्रण में किसी भी किशोर हिरासत घर का निरीक्षण कर सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है 2 and 3, दूसरा ऑप्शन है 1, 2 and 3, तीसरा ऑप्शन है 1 and 2 ओनली एंड चौथा ऑप्शन है 3 ओनली। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 and 3। सही आंसर होगा 1, 2 and 3। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह विश्व व्यापार संगठन के तत्वाधान में एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा, इसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। तीसरा, नामांकित प्रणाली का नामकरण प्रणाली HSN व्यापार उत्पादों को वर्गीकृत करने के लिए नामों और संख्याओं की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत प्रणाली स्टैंडर्ड सिस्टम WCO द्वारा विकसित की गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, दूसरा ऑप्शन है 2 and 3 ओनली, तीसरा ऑप्शन है 2 ओनली एंड लास्ट ऑप्शन है 1, 2 and 3। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है या विश्व सीमा शुल्क संगठन है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1952 में एज अ कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल। ओके, और ये कस्टम क्या होता है? कस्टम एक अथॉरिटी होता है और एजेंसी होता है एक कंट्री में जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कलेक्टिंग टैरिफ, ओके, टैरिफ एंड फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ गुड्स, एनिमल ट्रांसपोर्ट, पर्सनल हजार्डस आइटम्स इनटू और आउट ऑफ अ कंट्री। ओके, तो ये WCO ये मैटर देखता है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है एंड इंडिपेंडेंट है। तो ये WTO के अंतर्गत तो काम नहीं करता। हाँ, ये जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्टरिंग द WTO's एग्रीमेंट ऑन कस्टम्स वैल्यूएशन। बस ये जो WTO का एग्रीमेंट है कस्टम्स पे उसको बस एडमिनिस्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि उसके तत्वाधान में काम नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। यस, इट इज़ करेक्ट। एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। तो जो सही आंसर है वो होगा ओनली 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 October is observed as International Day of Non-Violence every year. Second, on the occasion of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, the United Nations General Assembly adopted a resolution to observe International Day of Non-Violence. Which of the following statement given above is or are correct? 2 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का संकल्प लिया है। तो इसका सही आंसर होगा ओनली 1। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे है वो हम 2007 से ही मनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये और जो गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी है वो 2019 में हुई, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर सेकंड वाला ऑप्शन गलत है और आपका सही आंसर होगा 1 ओनली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग अधिकृत है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस,
सर्विसेज, सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फोर्थ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इसका सही आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आने वाला एक डिपार्टमेंट है जो कि अधिकृत किया गया है वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए। तो सही आंसर होगा लास्ट डी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। सेकंड, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य हैं। तीसरा, यह विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, दूसरा ऑप्शन है 2 and 3 ओनली, तीसरा ऑप्शन है 1 and 3 ओनली एंड चौथा ऑप्शन है ओनली 1। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 and 3। तीनों ही ऑप्शन सही हैं क्योंकि जो नेशनल अथॉरिटी है जो लीगल सर्विस पे बेस्ड है, ठीक है, ये एक वैधानिक निकाय है और जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही इसके चीफ होते हैं, ठीक है। और ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो कमज़ोर वर्ग हैं, वीकर सेक्शन है, जिनके पास जो है ये न्यायालय के लिए न्यायिक प्रक्रिया के लिए उतने सारे पैसे नहीं हैं, उतनी लंबी प्रोसेस के लिए, तो उनके लिए ये मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए है और ये समय से और मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश ही इसके चीफ होते हैं और ये विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए एक लोक जो अदालत हैं उनका आयोजन करता है, ठीक है। तो सही आंसर होगा 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, सेकंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के तहत, या तीसरा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, चौथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो पूछ रहा है कि कौन से संगठन के द्वारा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ कम आउट with its first ever global social mobility report। ओके, तो इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। अब इसमें इसने क्या किया था, 82 कंट्रीज़ को लेकर के ये रिपोर्ट तैयार की है जिसमें नॉर्डिक नेशंस जो हैं वो टॉप पे आए हैं। डेनमार्क का पोजीशन फर्स्ट पे है एंड नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन ये तीनों ही सेकंड पोजीशन पे है। आइसलैंड थर्ड पोजीशन पे है और इंडिया जो है वो 76th पोजीशन पे है। अगर हम बात करें ब्रिक्स कंट्रीज़ की तो उसमें रसिया 39th पोजीशन पे है, चाइना 5th पोजीशन पे है, ब्राज़ील 60th पोजीशन पे है एंड साउथ अफ्रीका 77th पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। इट इज़ लोकेटेड इन असम। सेकेंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो सही आंसर इसका क्या होगा? क्या ये असम में स्थित है? और दूसरा, यह यूनेस्को के संरक्षण जैवमंडल के विश्व नेटवर्क का एक हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर है
वो होगा केवल और केवल एक, वन ओनली इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडल का नेटवर्क नहीं है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट मतलब ये जो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया है, ठीक है। और ये जो है साउथ बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र पे है ये, ठीक है। और ये लार्जेस्ट स्वाम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है। ओके, तो सही आंसर है पहला, यह असम में स्थित है। सेकंड वाला नहीं होगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है, ना कि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी established under the Indian Forest Act 1927. Second है it is responsible for preparation of trade data book and fauna of India. Okay, ऑप्शन है वन ओनली, सेकेंड ऑप्शन है टू ओनली, थर्ड ऑप्शन है बोथ वन एंड टू, एंड लास्ट ऑप्शन है नाइदर वन नॉट टू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओनली टू, क्योंकि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश्ड किया गया था 1916 में, और ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ऑन एनिमल टेक्सोनॉमी इन इंडिया। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है, ठीक है। तो और ये जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये रेड डेटा बुक जारी करता है ऑन इंडियन एनिमल्स पे। पहली बार इसने 1983 में जारी किया था, और ये सिमिलर है टू रेड डाटा बुक ऑफ IUCN के, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ओनली टू। तो यह आज का हमारा आखिरी MCQ था। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही MCQs लाते रहें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।